नमस्कार सभी को। मैं रोहित रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आपकी जो मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब पे, तो वो आपकी एक सफलता सीरीज है। जो कि हम कंप्लीट जिस सफलता सीरीज के अंदर साइंस के जो भी तीन पोर्शन होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनके हम 7500 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं, 7500 प्लस क्वेश्चंस। और वो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है। और क्वेश्चंस को हम बहुत बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, जिसमें आपका कंसेप्ट भी होगा, क्वेश्चंस भी होगा। तो आज की हमारी पहली क्लास है, आज से हम शुरुआत करते हैं। और मैं आपको इतना कहता हूं कि अगर जब आप क्लासेस देखोगे तो आपको अपने आप ये लगने लगेगा कि अब हमारे साइंस में हमें डर नहीं लगेगा। और आप सभी क्वेश्चन, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, जैसे आपके एसएससी हुआ, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए एसएससी के हुए, चाहे उसमें आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या जीडी हो। उसके साथ साथ अगर आप कोई डिफेंस का एग्जाम्स भी देने जा रहे हो, सीडीएस एनडीए, उनके लिए भी ये सारे क्वेश्चन यूजफुल होने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप पीसीएस के एग्जाम्स भी दे रहे हो, स्टेट पीसीएस से, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का, उसके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है उसमें साइंस का जो लेवल आने वाला है वो अच्छा होने वाला है। तो अभी जो है आपकी पर डे क्लासेज आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। उसके साथ साथ हम जैसे ही आगे वीडियोज बनती रहेंगी, आपकी मैराथन क्लासेज भी लाएंगे। और आप देखिए, किसी भी एग्जाम में अगर आप जाते हो तो आपके पास कंटेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप किसी भी एग्जाम को क्या कर पाओगे, क्रैक। अगर मैं बात करता हूँ पुलिस एग्जाम्स की, तो कोई भी स्टेट का अगर आप पुलिस एग्जाम्स भी देने चाह रहे हो, उसके लिए भी क्या होता है, जीएस का एक पार्ट होता है, जनरल साइंस, जो कि आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो देखिए, आज हम दोस्तों जो पढ़ने वाले हैं वो हम शुरुआती टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज जो हमारी पहली क्लास है वो सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र की होने वाली है। तो परिसंचरण तंत्र आपके दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड होता है। एक आपका होता है ब्लड, और ब्लड का फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिकाओं में। और रक्त वाहिकाएं जो होती है वो जुड़ी रहती है हार्ट से। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहले हम ब्लड को पढ़ेंगे, इसके ब्लड के पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस होने के बाद आपका हम पढ़ेंगे हार्ट को। ठीक है? तो आज जो क्लास है आपकी वो ब्लड, रक्त की है। तो शुरुआत करते हैं, और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं और कैसे आपको क्वेश्चंस आपको टॉपिक में भी किस तरीके से टाइप वाइज मिलने वाले हैं। सबसे शुरुआत में अगर मैं बात करता हूं तो मैं हम जो पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, वो हम पढ़ने वाले हैं ब्लड का इंट्रोडक्शन। इसका मतलब ब्लड जो होता है वो आपका कैसे, जो बेसिक होता है, कैसे शुरुआत होती है, क्या होता है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम जो दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम करेंगे ब्लड, ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा के। नेक्स्ट हम करेंगे ब्लड के अंदर सॉलिड पार्ट, सेल्स एंड कॉर्पस्कल, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिकाएं एंड कनिकाएं। थर्ड जो हम बच्चे थर्ड के बाद जो हम फोर्थ पढ़ने वाले हैं वो ब्लड क्लॉटिंग, जिसको हम कहते हैं रक्त का थक्का हिंदी में। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टाइप होने वाला है वो होने वाला है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। और इसके हमारा जो लास्ट का जो टाइप होने वाला वो है आरएच फैक्टर्स। आरएच फैक्टर ये डिसाइड करते हैं किसी भी व्यक्ति के कि ब्लड ग्रुप कौन, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहली क्वेश्चन के साथ। तो सभी बच्चे देखिए, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है आज का ब्लड का। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बच्चे एक बात हमेशा याद रख लेना कि बायोलॉजी पढ़ते हुए आपको किसी भी शब्द को तोड़ना आना चाहिए। ठीक है। कोई शब्द ऐसा होता है वर्ड जो दो पार्ट्स में टूटता है, कोई ऐसा होता है जो तीन पार्ट्स में टूटता है। तो अगर आपको ये पता होगा कि वर्ड्स को कितने पार्ट्स में टूटा हुआ है और उस जो पार्ट्स टूटे हुए हैं उसका मीनिंग क्या है, तो आपको कभी भी आंसर देने में एग्जाम में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जैसे मैं आपको सिखाता हूं कि जैसे आप पढ़ रहे हो स्टडी ऑफ, अगर कहीं भी बच्चे स्टडी ऑफ लिखा हुआ अगर आपको मिल जाता है तो आपको ये देखना है कि स्टडी ऑफ को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं क्या, लॉजी। तो आप देखोगे ऑप्शन ए के जो बाद में, जिसको हम कहते हैं नॉर्मली सफिक्स, और इसके पहले वाला जो पार्ट होता है वर्ड का वो कहलाएगा प्रेफिक्स। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ए ऑप्शन में भी लॉजी है, बी ऑप्शन में भी लॉजी आया हुआ है, सी ऑप्शन में भी लॉजी आया हुआ है, डी ऑप्शन में भी लॉजी आया। ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि आपका जो पहला पार्ट है इसका मतलब स्टडी ऑफ के बाद क्या बच्चे, ब्लड।
अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के लिए ब्लड एक नॉर्मल भाषा में बोला जाता है रक्त को, लेकिन अगर हम इसके लिए जो बायोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं वो हीमो। इसका मतलब कहीं पे भी अगर बच्चे आपको हीमो शब्द लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब वहां पे किसकी बात हो रही है, रक्त की बात हो रही है। अब आप देखिए ऑप्शन ए का मतलब क्या हुआ, हेप्टो आया है। अब हेप्टो का मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे हम इनको समझते भी हो चलेंगे। अगर बच्चे कहीं पे भी हेप्टो आ रहा है तो हेप्टो जो शो करेगा वो करेगा बच्चे किसको, लीवर। लीवर का जो बायोलॉजिकल नेम होता है यकृत का, वो हेपर होता है। अगर आपको बोला जाए कि लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ लीवर, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बच्चे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, हेप्टोलॉजी। अगर मैं इस वाले बी ऑप्शन में देखता हूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चे, कार्डियो। अब आपको ये समझना है कार्डियो, कार्डियो जो होता है, आप कभी भी देखते होंगे अगर कोई भी हार्ट पेशेंट है तो वो जो डॉक्टर के पास जाता है, वो सर्जन के पास जाता है तो वो एक कार्डियोलॉजिस्ट होता है। क्योंकि सर्जन के लिए बस क्या होता है कि जो बाह्य इसको हटा करके आईएसटी लगा दिया जाता है। तो कार्डियो शब्द जो यूज होता है बच्चे, वो किसके लिए होता है, हार्ट के लिए, जो कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है। लेकिन वो हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। अब देखिए सी ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे क्या आया, हीमो। इसका मतलब HEM आ गया, हीमो आ गया। इसका मतलब हेमेटो बोल दिया हमने इसको। इसका मतलब जो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में स्टडी ऑफ ब्लड की, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। हम फोर्थ भी देख लेते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अब डी ऑप्शन में क्या है, आप यहाँ पे देखोगे तो बच्चे डी ऑप्शन में लॉजी तो है ही है, लेकिन आगे क्या आ रहा है, साइटो। अगर कहीं पे भी साइटो शब्द किसी भी शब्द के पहले आ जाता है तो वो हमेशा किसको शो करता है, सेल। तो आप देखोगे एक ही क्वेश्चन से आपने 3 आंसर और निकाल दिए। अगर आपसे पूछा जाए यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हेप्टोलॉजी। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। अब देखो बच्चों का बहुत कंफ्यूजन ये रहता है कि सर हीमो कैसे आया, तो हम इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ बच्चे हीमो की, तो ये एक वर्ड जो है कि आप केमिस्ट्री पर पढ़ते होंगे, हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या होता है बच्चे, एक अयस्क होता है, एक और होता है। और ये जो अयस्क होता है ये होता है किसका, आयरन का, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आयरन भी कह देते हैं और लोहा भी कह देते हैं। अब जो आयरन होगा, अगर किसी भी पदार्थ में, या आप कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर पोषण खा रहे हो और उसके अंदर अगर आयरन की मात्रा पाई जा रही है, तो वो आपका बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन करेगा। और एक बात याद रख लेना बच्चे, जो आयरन होता है, ये आयरन की मात्रा जो नॉर्मली पाई जाती है, वो आप बच्चे, जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में, वो पाया जाता है स्पिनच, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पालक। और दूसरा बच्चे, ये आपका जो पाया जाता है दूसरा, ये पाया जाता है एप्पल में, सेब के अंदर। लेकिन आपने देखा होगा कभी भी अगर रक्त की कमी है तो डॉक्टर हमेशा आपसे बोलता है कि आप सेब खाइए, एक सुबह एक शाम। तो उसमें क्या होगा कि जो आयरन मौजूद होता है वो आपके बॉडी में इंक्रीज होने लगेगा, जिससे ब्लड की मात्रा आपकी इंक्रीज होने लगेगी। लेकिन पालक के लिए क्यों नहीं बोलता बच्चे, क्योंकि पालक जो होती है इसके अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, ये जब कैल्शियम के साथ मिलता है तो ये जो फॉर्मेशन करता है वो करता है बच्चे किसकी, स्टोन की, पथरी की। तो हम जो स्टोन बोलते हैं बच्चे, स्टोन दो प्रकार से बनती है। एक बनती है कैल्शियम का, इसके साथ जुड़ जाना बच्चे, कैल्शियम का ऑक्जेलिक एसिड के साथ अगर जुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट बारीकी से समझते हुए चलेंगे और आप देखते चलोगे, आपके सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते चलेंगे। कैल्शियम ऑक्सीलेट। लेकिन जो दूसरी सेकंड जो बच्चे आपकी पथरी बनती है, उसका जो नाम होता है वो आप कहलाता है कैल्शियम यूरेट। कैल्शियम यूरेट कैसे बनते हैं, कैल्शियम और यूरिक एसिड के आपस में मिलने के, ठीक है। तो आप सभी को क्लियर हुई चीजें। तो हम इसी तरीके से क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे और कंसेप्ट के साथ और बारीकी से समझते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज। अब देखिए यहाँ पे भी आपको क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ। अगर कहीं पे भी बच्चे फॉर्मेशन ऑफ अगर आपको मिलता है लिखा हुआ, कहीं पे भी अगर फॉर्मेशन ऑफ मिलता है तो उस शब्द के जो सेकंड पार्ट होगा बच्चे, उसके पीछे आपको मिलेगा क्या लिखा हुआ, पॉइसिस। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इसके अगर हम पार्ट नंबर सेकंड एक देखते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, पॉइसिस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये भी फॉर्मेशन को बता रहा है।
बी ऑप्शन देखते हैं, इसमें भी पॉइसिस है। सी ऑप्शन देखते हैं, इसमें भी पॉइसिस है। डी ऑप्शन देखते हैं, इसमें भी पॉइसिस है। लेकिन अब बात किसकी हो रही है? फॉर्मेशन ऑफ बिलड। अब मैंने बताया था कि बिलड के लिए अगर कभी भी जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट होगा किसी भी शब्द का, उसमें अगर हीमो शब्द लिखा हुआ है तो वो आपका किसको शो करेगा? ब्लड को। तो सबसे पहले आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो शुरुआत में आपका जो वर्ड है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, वो आपका क्या है बच्चे? एरिथ्रो। अब एरिथ्रो शब्द अगर कहीं पे भी आता है तो इसको यहाँ समझ लेते हैं बच्चे। एरिथ्रो शब्द हमेशा यूज होता है आरबीसीज के लिए। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहेंगे इनको, सेल्स नहीं कहते हैं, क्योंकि याद रख लेना सेल्स और कॉर्पस्कल्स में फर्क क्या होता है ये बच्चे जान लीजिए। कि अगर किसी भी ओवल स्ट्रक्चर के अंदर एक न्यूक्लियस अगर पॉइंट अगर पाया जा रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो वो सेल्स होती है। और अगर उसमें न्यूक्लियस नहीं है मौजूद, ठीक है, तो वो आपका कॉर्पस्कल्स होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, केवल दो को छोड़ करके, कैमल और लामा, जो कि बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हमारा नहीं होगा। अगर सेकंड देखते हैं ल्यूको। अगर कहीं पे बच्चे ल्यूको आ जाता है तो ल्यूको शब्द हमेशा यूज होता है किसके लिए? डब्ल्यूबीसीज के लिए, जिसको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स। अब यहाँ पे पहले सेल्स कहेंगे, बाद में क्या कहेंगे? कॉर्पस्कल्स, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस। इसको हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं या कनिकाएं। आरबीसी को कहते हैं लाल रक्त कनिका या कोशिकाएं। अब देखिए बच्चे थर्ड पे आते हैं। अगर हम थर्ड की बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? थ्रम्बो। थ्रम्बो जो होता है, थ्रम्बो कहीं पे भी अगर आपका मिलता है तो बच्चे ये यूज किया जाता है प्लेटलेट्स के लिए। हिंदी में इसको कहते हैं बिंबाणु या पद्रिकाणु या प्लेटलेट्स कह दो, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ना तो आपका बी था, ना ऑप्शन नंबर आपका सी है। अब बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो आपको यहाँ से तो क्लियर हो गया होगा कि आंसर आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। लेकिन हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। आपका इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है? हीमो आ रहा है। तो इसी वजह से दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल क्या रहेगा? करेक्ट, हीमोपोइसिस। बस आपको इसी तरीके से शब्दों को सीखते हुए चलना है और हर किसी वर्ड को पार्ट्स में तोड़ते हुए चलना है। मैं इतना कह रहा हूँ, बायोलॉजी आपके लिए इतना इजी लगने लगेगा कि आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, चाहे आपने कभी भी वो पढ़ा नहीं हो, ठीक है। क्योंकि हम उसको बहुत इजीली पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैंने आपने थंबनेल में देखा होगा, उसमें मैंने शुरुआत में लिखा है कि अब साइंस के क्वेश्चनों से डरना नहीं है बल्कि उनको करना है, क्योंकि अब यूट्यूब पे होगा तांडव, ठीक है, जर्नल साइंस का। और बाकी जो भी नोटिफिकेशन आपका आएगा वीडियो से रिलेटेड या कोई भी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, चैनल को। वहाँ पे आपके सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। और जितने भी आपको हम क्वेश्चंस करा रहे हैं उनकी जो पीडीएफ्स है वो भी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। नेक्स्ट अगर बात करें हम बच्चे थर्ड क्वेश्चन की, ब्लड सर्कुलेशन वॉज गिवन बाई। इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण किसके द्वारा दिया गया था? तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन किस में होता है? बॉडी में। अब बच्चे यहाँ पे जानिए कि हमारे अगर बात करें सर्कुलेशन की, तो अगर मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं तो ह्यूमन में ब्लड का सर्कुलेशन तो होता है, लेकिन बच्चे ब्लड का सर्कुलेशन ह्यूमन में दो पार्ट्स में होता है, ठीक है। कितने पार्ट्स में होता है? दो सर्किट में होता है। इसका मतलब बच्चे आपका ध्यान से समझना, मान लीजिए ये लंग्स है, जिसको हिंदी में कहते हैं फेफड़े। उसके बाद एक हार्ट होता है, हार्ट का काम होता है बच्चे पंप कराना, इसको हृदय कहते हैं या दिल कह देते हैं, लेकिन आपका जो पेपर में आएगा वो हृदय आएगा। और थर्ड जो होता है, थर्ड आपका बॉडी होती है जिसके अंदर ब्लड का क्या होगा? फ्लो होगा, शरीर। अब देखिए आप सभी को पता होगा कि जो लंग्स होता है इसका काम होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करना। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, और CO2 क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। इसका मतलब जो प्योर ब्लड होगा वो किस में होगा? लंग्स में। तो लंग्स जो होते हैं, इससे आपका जो प्योर ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा? हार्ट में। और उसके बाद हार्ट से कहाँ जाएगा? बॉडी में। कैसा ब्लड? प्योर ब्लड। जब बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी तो वो भोजन को तोड़ेगी और वहां पे कार्बन फॉर्मेशन होगा, जिसके बाद वहां पे आपका जो बनेगा जो प्रोडक्शन होगा वो CO2 का होगा। तो बॉडी से फिर से ब्लड कहाँ जाएगा? हृदय के अंदर। उसके बाद हृदय फिर ब्लड को किसके पास भेजेगा बच्चे?
लंग्स के पास, और लंग्स में जाकर के ब्लड का क्या होगा, प्योरिफिकेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बताइए जो ब्लड होता है इसका प्योरिफिकेशन कहाँ होता है और फिल्टर कहाँ होता है। तो याद रख लेना हमेशा बच्चे, जो फेफड़े होते हैं इन्हीं के अंदर ब्लड का क्या होता है, प्योरिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं शुद्धिकरण। ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्जामिनर ने बना के दिए हुए हैं कि बताइए रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, किस ऑर्गन में होता है शरीर के। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चे, आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि जो रक्त होता है, ठीक है, जो ब्लड होता है, ब्लड का फिल्टर क्या होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि फिल्टर है क्या और प्योरिफिकेशन है क्या। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं फिल्टर की बात करता हूं तो इसको हिंदी में कहते हैं निस्पंदन। ठीक है, और ये जो होता है बच्चे, निस्पंदन जो होता है ये होता है किडनी के अंदर। और जो किडनी होती है बच्चे, इसका अगर हम दूसरे नाम की बात करें तो इसका नाम होता है रेनल। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो इसको वृक्क बोलते हैं, गुर्दा बोल देते हैं, और किडनी किडनी भी बोल देते हैं। ठीक है, अब समझिए कि प्योरिफिकेशन और फिल्टर में फर्क क्या है। देखिए बच्चे, प्योरिफिकेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना और CO2 का हट जाना। ठीक है, वो होता है प्योरिफिकेशन, जो किसके अंदर होता है, लंग्स के अंदर, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, कि लंग्स कैसे वर्क करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ाएंगे, क्योंकि हम टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं और टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं और प्रॉपर वे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे नहीं कि रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन आ गया, नहीं बच्चे। मैं यहाँ पे जो आया हूँ ना, आपको कुछ कराने के लिए आया हूँ। इसी वजह से आपने देखा होगा मैंने जो यहाँ पे नाम दिया है अपनी सीरीज का, वो दिया है सफलता, क्योंकि मुझे इतना पता है कि बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो इसलिए आती है क्योंकि वो ढंग से पढ़ ही नहीं पाते चीज़ों को। ठीक है, सफलता मतलब आपका सफलता। अगर मैं मान लीजिए साइंस में आपको पढ़ा रहा हूँ और साइंस के अगर आप क्वेश्चन करके आ रहे हो तो आपने वहां भी तो एक सफलता हासिल की है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कैसा सर्कुलेशन हुआ। एक तो हुआ लंग से हार्ट और हार्ट से लंग्स। तो बच्चे एक तो ये आपका बन गया सर्किट। ठीक है, फर्स्ट तो ये आपका सर्किट बन गया। ठीक है, फर्स्ट सर्किट आपका या पाथवे क्या बन गया बच्चे, आपका ये वाला बन गया लंग से प्योर ब्लड का। ठीक है, लंग से हृदय तक शुद्ध रक्त का जाना और हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त का जाना। सेकंड जो बच्चे आपका सर्कुलेशन या सर्किट बना या पाथवे बना, वो बच्चे आपका कहाँ पे बना, हम इसको सर्कुलेशन ही बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बच्चे याद रख लेना सर्किट भी लिखा हुआ आ जाता है। एक सर्कुलेशन ही हो गया फेफड़ों से हृदय तक। ठीक है, और हृदय से फेफड़ों तक। सेकंड बच्चे जो सर्कुलेशन होगा वो आपका क्या होगा, हृदय से शुद्ध रक्त का शरीर में जाना और शरीर से हृदय तक अशुद्ध रक्त का जाना। सेकंड सर्कुलेशन ये हो गया। तो ह्यूमन के अंदर जो बच्चे ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो बच्चे कैसा होता है, डबल। अब हम यहाँ पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन किसने दिया। बच्चे जो डबल सर्कुलेशन जिसको हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण, ये दिया था, ऑप्शन पढ़ते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर। बच्चे इसने तो ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था और इसी वजह से इसको ब्लड ग्रुप का क्या कहते हैं, फादर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं। फिलिप्स हार्वे ये भी नहीं है क्योंकि फिलिप तो कोई नाम ही नहीं है। बीनर, बीनर बच्चे आपका जो था इसने RH फैक्टर्स के बारे में बताया था, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, विलियम हार्वे। बिल्कुल दिस इज द करेक्ट आंसर। और बेटा ये एक ब्रिटेन का रहने वाला वैज्ञानिक था और विलियम हार्वे ने 1628 में डबल सर्कुलेशन को ह्यूमन बॉडी में बताया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ पे। विच परसेंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ब्लड, रक्त में कितने प्रतिशत जल मौजूद होता है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस क्वेश्चंस को बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों, क्योंकि उनकी गलतियां नहीं है, उन्होंने बारीकी से चीजों को पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जो रक्त होता है बच्चे, ये एक कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन। अब किस किस का संगठन होता है, आप सही
देखिए, अगर मैं कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ बच्चे यहाँ पे, संगठन की, संगठन का मतलब होता है मिक्सचर, मिश्रण। तो सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ वो करूँगा किसकी बच्चे, वाटर। इसका मतलब रक्त एक वाटर ही होता है। अगर आपने देखा होगा यदि कोई भी व्यक्ति है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय के पश्चात उसका जो रक्त होता है किसमें बदल जाता है बच्चे, वाटर में। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर हो गया, पानी हो गया, उसके बाद बच्चे इसके अंदर जो भी ब्लड सेल्स होती है जिसको नॉर्मली मैं नाम दे देता हूँ आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या सेल्स। उसके साथ साथ बच्चे जो भी आप न्यूट्रिएंट्स जो पोषण है वो खाते हो, वो वाले जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चे पोषण। ठीक है, और फोर्थ जो है बच्चे वो है गैसेज। अब एक बात यहाँ पे हमेशा याद रख लेना जो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो ब्लड के अंदर दो ही ऐसी गैसेज होती है जो डिजॉल्व होती है, एक ऑक्सीजन और दूसरी CO2। लेकिन अगर बात की जाए कौन ज़्यादा मात्रा में होती है तो आप करेक्ट जो आंसर दोगे ज़्यादा मात्रा के लिए आपका CO2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि बच्चे जो ब्लड के अंदर CO2 होती है वो ज़्यादा मात्रा में डिजॉल्व रहती है और ऑक्सीजन उससे कम मात्रा में। लेकिन एक बात याद रख लेना, जब भी आप बच्चे रेस्पिरेशन लेते हो तो इसके अलावा रेस्पिरेशन जब भी आप लेते हो तो इनहेल जो करते हो ना बच्चे, इनहेल जब हम करते हैं किसी भी एयर को, इनहेल का मतलब होता है प्रश्वास। इसका मतलब शरीर के अंदर तो बच्चे वहां पे तीन गैसेज होती है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन, CO2 और बच्चे तीसरी जो होती है वो होती है नाइट्रोजन। आप सभी ने पता आप सभी को पता होगा कि ये अप्रोक्स 79% हमारे बॉडी में इनहेल की जाती है और 79% ही एक्सेल कर ली जाती है। तो अब आप कहोगे सर इसका काम क्या है? इसका काम होता है हमारे बॉडी में जो स्किन होती है बच्चे उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वह कौन सी गैस होती है जो ब्लड में डिजॉल्व नहीं होती, तो बच्चे याद रख लेना, नॉट डिजॉल्व इन ब्लड। ठीक है, नाइट्रोजन गैस डज नॉट डिजॉल्व इन ब्लड। नाइट्रोजन गैस रक्त में अघुलनशील होती है। ठीक है, तो याद रखिए रक्त में जो अघुलनशील गैस है वो बच्चे कौन सी है, नाइट्रोजन। बाकी दो गैसेज है ऑक्सीजन CO2 दोनों क्या होती है, डिजॉल्व। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेसों की तो बच्चे जो वाटर होता है इसकी मात्रा ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के ब्लड का क्या बन जाता है बच्चे, रक्त। तो रक्त का क्या बन जाता है, पानी। तो इसका मतलब बच्चे 83% रक्त के अंदर जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, वाटर। और बाकी जो बच्चे 17% हमारा जो रिमेनिंग है वो बच्चे ये आपके तीनों की तीनों चीजें। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, 83, ए 87, बी 95, सी 89। तो ये तीन ऑप्शन तो है नहीं, डी देखते हैं 83। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो मुझे आशा है कि आप सभी को समझ आ रहा होगा और आप बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलोगे, क्योंकि आपकी जो क्लासेज है ये यूट्यूब पे ही रहने वाली है सारी क्लासेज, और पर डे आपकी अब क्लासेज आने वाली है रेगुलर वे में। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हो सके अपने जितने भी साथी हैं उन तक शेयर करिए, और सभी बच्चे सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो भी वीडियो आएगी उसका मिलता रहेगा। और जो भी आपका अपडेट रहेगा वो हम बता चुके हैं, टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको मिलता रहेगा और बाकी चैनल पे भी आपको मिलता रहेगा। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूज्ड इन द ब्लड इन द बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सी गैस शरीर के रक्त में विसरित होती है? अब डिफ्यूज्ड आ गया, डिफ्यूज्ड का मतलब होता है या डिजॉल्व हो गया। तो डिफ्यूज्ड और डिजॉल्व बच्चे एक नॉर्मली आप अगर डिफ्यूज्ड की बात करते हो तो मैंने अभी बताया था कि जो डिफ्यूज्ड होती है वो आपकी कौन सी होती है, डिजॉल्व कौन कौन सी होती है, ऑक्सीजन CO2। लेकिन CO2 भी डिजॉल्व होती है मेनली, और ऑक्सीजन भी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डिफ्यूज्ड की बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया था बच्चे, तो इसमें जो आपका है देखो, अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी हीलियम। अब आप सभी को पता है कि हमारे बॉडी में तीन गैसेज इनहेल होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर बी भी है, ऑप्शन नंबर सी भी है। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, अब वो कहेगा भैया करे क्या, है ना।
अब यहाँ पे दोस्तों देखो, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। याद रख लेना, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी गैस शरीर में के रक्त में विसरित ज्यादा होती है, तो मैंने बताया है कि जो विसरित होती है डिफ्यूज, वो सबसे ज्यादा कौन सी होगी बच्चे? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन फीमेल बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली। महिला शरीर में रक्त की औसत मात्रा लगभग कितनी होती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 4 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 5 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 7 लीटर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है, बच्चे को ये नहीं पता होता है ना, जो स्टूडेंट्स होता है उसको ये नहीं पता होता है कि एग्जाम में उसको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कभी भी याद रख लेना, एग्जामिनर आपकी अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं बनाएगा, वो आपसे हटके क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन आपको उसकी सोच से आगे रहना है। ठीक है, अब अगर आप किसी भी किताब को पढ़ रहे हो तो आप देखते होंगे उसके अंदर, बुक्स के अंदर आपको ह्यूमन के अंदर जो ब्लड की मात्रा मिलेगी वो 5 से 6, लेकिन आप अलग अलग तो नहीं पढ़ते हो, महिलाओं का और पुरुष का। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ एक, उसके बाद आपको इस पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चे, इस स्लाइड में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ह्यूमन ब्लड वॉल्यूम, मनुष्य में रक्त का आयतन। ठीक है, अब जो मनुष्य में रक्त का आयतन रहता है वो बच्चे हमारे जो टोटल बॉडी वेट का रहता है वो कितना रहेगा? या तो बच्चे रहेगा 7%, एक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 7% बताया, और जो सेकंड साइंटिस्ट थे उन्होंने 8%, इसलिए बच्चे मैंने इसको एक्सेप्शन अपवाद में लिखा है 8%। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए शरीर में, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कुल शरीर के भार का कितने प्रतिशत होती है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 7 होगा। अगर 7 नहीं आता है तो आप एक्सेप्शन वाला हमेशा करके आओगे। देखो, आप जब बायोलॉजी पढ़ते हो ना, जीव विज्ञान, तो उसके अंदर एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे, ऑब्वियसली बात। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, चीज़ों को आपको बारीकी से समझना है। ठीक है, अब दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 7% भी दिया, 8 भी दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे जो इस वीडियो के देख रहे हैं, जिनको ये नहीं पता है कि टोटल बॉडी वेट होता क्या है। तो बच्चे मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब यहाँ पे देखोगे मेल, मेल के अंदर जो मैंने लिखा है एवरेज 70 kg, बच्चे ये जो शो कर रहा है ये आपका एवरेज वाली चीज़ है, एक टोटल बॉडी वेट को बता रहा है। अब एवरेज का मतलब औसत क्या होगा? इसका मतलब जो भी पुरुष 60 kg से 80 kg के इनके बीच में जिसका भी भार होगा पुरुष का, वो आप इजीली पता लगा सकते हो कि आप में कितने लीटर ब्लड है। लेकिन ये याद रख लेना, ये हमेशा कभी भी एक फिक्स डाटा नहीं होता है, ये लेट वाला होता है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट कंसेप्ट था, जिस जब तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। आज के समय में टेक्नोलॉजी है, तो आज के समय में हम जो पता लगाते हैं बच्चे, वो किससे लगाते हैं? हीमोग्लोबिन से। एचबी का सिंबल, एचबी जो सिंबल होता है वो होता है हीमोग्लोबिन का। तो आज अगर आपको पता लगाना है तो आप जो रिपोर्ट्स होती है ब्लड जो आप चेकअप कराते हो, वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है उससे आप आसानी से पता लगा लेते हो। मैं बताऊंगा कैसे लगा। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं, अगर मैंने बोला है कि कुल शरीर के भार का 7% या एक्सेप्शन अपवाद 8%, तो दोनों को देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है, और चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए सेम डाटा यूज हो। अगर मैं बात करता हूं मेल में, तो बच्चे सभी दोस्त ध्यान से सुनना यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मेल की एवरेज वेट जो ले रहा हूँ वो कितना ले रहा हूँ? 70 kg। तो हमेशा साइंस में ज्यादातर है एवरेज वेट से आप किसी भी चीज को निकालो या डाटा को। तो देखो, मैंने बोला 70 kg उसका वजन था, और उसके वजन का कितने परसेंट? 7%। परसेंटेज में परसेंटेज हटाओगे तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा 100 से, 0 से 0 गई, आपका क्या आ गया? 7 × 7 क्या हो गया? 49 अपॉन क्या आ गया बच्चे? 10। अब आपको ये पता होगा कि कभी भी अगर नीचे जितनी जीरो होती है उतने नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा? 4 पॉइंट। अब एक बात और समझिए, यहाँ पे आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, कभी भी अगर 0.5 से ऊपर कोई वैल्यू होती है तो वो हमेशा ऊपर वाले नंबर में लिखी जाती है, और 0.5 से नीचे वैल्यू होती है तो नीचे वाले नंबर में लिखी जाती है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? 5। ठीक है, 5। तो देखो, हमने यहाँ पे इसको क्या बोल दिया बच्चे? 5। तो यहाँ पे आपको लिख रहा होगा 5 लीटर, लेकिन आप कहोगे अब सर ये 6 कैसे आया? तो 6 की भी बात कर लेते हैं। अब तक हमने केवल 70 का हमने क्या लिखा रहा? 7% निकाला था। अब क्या करते हैं हम बच्चे, यहीं पे जो 7 था इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं? एक्सेप्शन वाला केस।
है। तो 7 की जगह हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन वाला जब केस लिखेंगे बच्चे, तो आपका वेट तो सेम ही रहना है 70, और उसके बाद क्या ले लेंगे यहाँ पे 8 अपॉन में परसेंटेज हटाएंगे तो क्या कर देंगे 100, जीरो से जीरो गया, 7 इंटू 8 क्या होता है बेटा 56 अपॉन क्या हो जाएगा 10। आपको मैंने बताया जितनी नीचे जीरो होंगी उतने अंक छोड़ करके पीछे से हम पॉइंट लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा 5.6। इसका मतलब बच्चे ये भी वैल्यू क्या है 0.5 से ऊपर है, इसका मतलब 0.6 है, तो इसका मतलब इसको भी 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, तो आपका क्या आ गया ये 6। तो देखो किसी भी चीज़ को ना याद रख लेना, साइंस में कभी तुक्के नहीं होते हैं, यहाँ पे समझना होता है चीज़ों को। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे। उसी प्रकार अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल में बच्चे जो एवरेज लिया जाता है 60 केजी, इसका मतलब जितनी भी फीमेल्स 50 केजी से 70 केजी के बीच में बाहर की है वो सभी आप इस डाटा से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहीं पे अगर करके बताता हूँ आपको तो सीधा सीधा आप यहाँ पे कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, यहाँ पे 60 है, जैसे हमने यहाँ 70 लिया था, तो सबसे पहले आपको क्या करना है 7% से, क्योंकि 7% पहले आया और 8% बाद में आया, तो आप देखो सीधा सीधा कर लीजिए, जीरो छोड़िए, 7 इंटू 6 क्या होता है 4.2 आ जाएगा, इसका मतलब 0.5 से नीचे तो क्या आ गया यहाँ पे 4। उसके बाद दूसरा क्या था परसेंटेज 8, तो आप क्या कर लोगे 6 इंटू 8 4.8 आ जाएगा, इसका मतलब 0.5 से ऊपर है, तो 4 के बाद क्या आएगा। अब इनका एवरेज भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, औसत भी। 5 और 6 क्या होता है 11, 5 और 6 11 होते हैं। अब कितनी संख्या है 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से जब 11 को डिवाइड करते हैं तो बच्चे ये आपका आएगा 5.5 लीटर। ठीक है, उसी प्रकार क्योंकि बच्चे यहाँ पे ना ये केजी में था, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू है ब्लड की वो किस में आई है लीटर में आई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है एवरेज जो आया है 4 और 5 9 होते हैं, और 2 से डिवाइड करेंगे 9 को तो क्या आएगा औसत 4.5 लीटर। ठीक है, और एक बात और हमेशा याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जामिनर ने कि जो ब्लड होता है महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कितना कम होता है, तो बच्चे डेढ़ आधा लीटर क्या होता है कम, 1/2 या 0.5 लीटर, जिसको हम कह सकते हैं 500 ml। अगर हम बच्चे की बात करें चाइल्ड की, तो चाइल्ड का जो औसत होता है, चाइल्ड इसका मतलब यहाँ पे आप ज़्यादातर एग्जामिनर क्या देगा बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी नहीं लिख के देता, नवजात शिशु नहीं देता है, आपको यहाँ पे लिख के देगा चाइल्ड। तो आपको समझ लेना है कि कहीं भी अगर वो बच्चे की बात कर रहा है पूरी बायो में, तो वो किसकी बात कर रहा है न्यू बॉर्न बेबी की। इसका जो औसत उन्होंने माना है वो 3.7। अगर आप इसी से इस डाटा से जो जिस तरीके से मैंने बताया कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू यही आएगी जो मैंने पे लिख रखी है, जो कि एवरेज होती है 277 एम। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, ये पहला कंसेप्ट था, सेकंड कंसेप्ट पे बात करते हैं बच्चे। तो आजकल हीमोग्लोबिन की बात है और इस पे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पुरुषों में कितनी हीमोग्लोबिन मात्रा पाई जाती है। तो पुरुषों में जो पाई जाती है बच्चे वो आपकी पाई जाती है कितनी 14 से 16 ग्राम भी लिखा आता है रिपोर्ट में और परसेंट भी। याद रखिए जो भी आपकी ब्लड रिपोर्ट होगी उसमें जो लास्ट वाली लाइन में लिखा रहता है वो आपका, आप कभी देखोगे 3 आपको लाइन मिलेंगी। फर्स्ट वाली जो लाइन होगी उसमें आपका लिखा रहेगा किसकी वैल्यू बता रहा है, बीच वाली जो होगी उसमें होगा कि आपके बॉडी में क्या कितनी मात्रा में मौजूद है वो, और जो थर्ड वाली लास्ट वाली लाइन होगी उसमें कितनी होनी चाहिए। तो इसलिए कभी भी देखना डॉक्टर हमेशा जो बीच वाली लाइन है उसी में आपका या तो गोला कर देता है या उस पर टिक लगा देता है कि इसमें आपकी कमी है, इसको आप सही करिए। ठीक है, तो अगर मैं हीमोग्लोबिन बात कर देता हूँ तो पुरुष में बच्चे जो 100 ml ब्लड से जो हम चेक करेंगे, ये मात्रा जो बताई जाती है वो 100 ml ब्लड में बताई जाती है, तो 14 से 16 ग्राम होती है, या वो परसेंट में भी लिख करके दे सकता है। ठीक है, जो एवरेज क्या हो जाएगी 16 और 14 30, 30 का डिवाइड कितने से कर दो 2 से, तो आपका औसत आ जाएगा 15। अगर फीमेल्स में पूछ लें तो बच्चे फीमेल्स के अंदर जो होती है 100 ml ब्लड के रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन मात्रा 12 से 14 ग्राम या परसेंट में, और इसका जो औसत होता है बच्चे वो कितना हो जाएगा 14 और 12 कितने हो गए 16, 16 की 2 से डिवाइड कर दो बच्चे 2 से 14 की, तो आप उससे 26 की क्या आ जाएगा 13 ग्राम। ठीक है, अगर हम बच्चे की बात करें न्यू बॉर्न बेबी, अब आपको पता है 100 ml हम यहाँ पे ले रहे थे मेल और फीमेल में, लेकिन आप सभी को पता है कि जो चाइल्ड है उसके अंदर टोटली कितना ब्लड होता है न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 277 ml। तो बच्चे यहाँ पे तो हम 100 ml निकालेंगे तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है, उसकी मौत भी हो सकती है। तो याद रखिए हमेशा से जो कंप्लीट हीमोग्लोबिन अमाउंट, इसका मतलब जो शरीर के अंदर कुल हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो न्यू बॉर्न बेबी में जो होती है बच्चे वो होती है 23 ग्राम।
जो कि टोटल बॉडी ब्लड में होती है। इसका मतलब जो भी बच्चे के अंदर ब्लड होगा कंप्लीट, उसके अंदर कितने ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी? 23। ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप बारीकी से कंसेप्ट भी समझते हुए चलिए और क्वेश्चंस भी लगाते हुए चलिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चे ह्यूमन की, ह्यूमन के अंदर मनुष्य कहते हैं ह्यूमन को हिंदी में, और उसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाती है, ठीक है। तो अगर हम मेल और फीमेल की बात करें बच्चे, तो 500 से 700 ग्राम होती है, जो कि एक एवरेज अगर निकालोगे आप औसत तो 600 ग्राम, ठीक है, 600 ग्राम। अगर हम परसेंटेज की बात करें, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे मात्रा ग्राम में नहीं पूछ के परसेंटेज में पूछें, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा चाहे वो आपका मेल हो या फीमेल हो 27 से 31% होती है, जो कि औसत आपकी 29% होती है, जो कि कुल शरीर के ब्लड में होती है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज है कि सर ये 500 से 700 कैसे आया? ये बेटा इसलिए बेरीज किया गया है डाटा बच्चे कि आपके मेल में और फीमेल में जो ब्लड होता है वो आपका क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अगर आप इसको जानना चाहो तो मैं बता देता हूँ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 100 ml ब्लड में, अगर बच्चे में बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ मैथ पे आ जाते हैं। 100 ml ब्लड में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेल की हम बात कर लेते हैं, तो वो कितना था? 15 ग्राम। तो बच्चे आपको पता है कि 100 ml, इसका मतलब 1 लीटर तक इसको लेके जाएंगे, तो इसका मतलब 1000 ml। इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई कितने से हुई है? कितने गुना ज़्यादा है? 100 से 10 गुना ज़्यादा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 15 की 10 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 150, 150 आ जाएगा। अब ये 150 जो आया है ग्राम, ये कितने में आया है? 1 लीटर में। लेकिन हमें निकालना कितने हैं? 5 तक हमें जाना है। अगर नॉर्मली ले होते 5 ml तक, 5 लीटर तक, तो 5 लीटर का मतलब क्या हुआ? 5000 ml। अब 1000 का कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा ये बच्चे? 5 गुना ज़्यादा। तभी तो आप 5 लीटर कहलाओगे। और नॉर्मली मनुष्य मेल के अंदर कितना होता है? 5 लीटर होता है। फीमेल का भी डाटा लोगे अप्रोक्स 5 ही होता है। लेकिन उसमें भी आप देखना आप क्वेश्चन कैसे चीज़ों को घुमाता है। देखो हमें ना हर क्वेश्चन को अलग तरीके से सोचना है, ठीक है। एक ही डाटा हर क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे बच्चे, आप गलत करके आओगे। मैं क्लियर बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। अगर हम 150 की बात करते हैं तो इसको भी हमें कितने गुना ज़्यादा करना पड़ेगा? इसको भी हमें 5 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आप 150 को 5 गुना ज़्यादा करते हो बच्चे, तो ये आपका आता है 750 ग्राम, जो कि लगभग अप्रोक्सीमेटली में आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं फीमेल्स की बात करता हूँ तो आप यहाँ से फीमेल्स का भी डाटा निकाल सकते हो। फीमेल्स का कैसे निकालोगे बच्चे? देखो ये मेल का था, अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ बारीकी से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रॉपर समझाएंगे। 100 ml ब्लड के अंदर जो फीमेल्स में हम बात कर रहे थे बच्चे, वो कितनी कर रहे थे? 13 ग्राम। और अगर आप इसको 1 लीटर तक लेके जाओगे तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही थी यहाँ पे? 1000 ml तक जब आप जाओगे तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही थी बच्चे? आपको 10 से। अगर आप एक बार ये सीख लोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके बहुत तेजी से लगेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं कंसेप्ट और क्वेश्चंस दोनों कराने वाला हूँ। अगर मैं इसकी भी गुना कितनी करता हूँ? 10 गुना, तो बच्चे ये भी आपका क्या हो जाएगा? 130 ग्राम। अब आपको ये पहुंचाना कितने तक है? लगभग आप पहुंचा दीजिए इसको कितने तक बच्चे? 4 लीटर, क्योंकि महिलाओं में ज़्यादातर 4 अप्रोक्स 4.5 है, तो उसको 4 भी कह सकते हो। तो क्योंकि हमेशा आधा लीटर या 1 लीटर कम ही होता है फीमेल्स में, नॉर्मली आधा लीटर बताया गया है साइंस के द्वारा, ठीक है। तो 400 ml, इसका मतलब बच्चे कितने गुना ज़्यादा? 4 गुना। तो इसको भी क्या कर दीजिए? 4 गुना ज़्यादा कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 3 चौका 52, इसका मतलब 520। तो देखो बच्चे यहाँ पे 520 आया है, यहाँ पे कितना आया है? 750। और मैंने यही चीज़ बताई थी कि आपका 500 से लेके लगभग कितना होगा? 700 तक। तो आप सभी को ये समझ आ गया होगा, ठीक है। और आपकी आराम से देखिए, आराम से समझिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, पिछले वाले पे। द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन फीमेल बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली लगा दिया, इसका मतलब लगभग। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो एवरेज होता है वो कितना होता है? 4.5 होता है, ठीक है। और मेल का कितना होता है? 5.5 होता है। तो बच्चे हमेशा इस वाली वैल्यू में याद रखिए, मैंने जब यहाँ पे बताया है तो मैंने कितना लिया है? 4 लीटर।
यहाँ पे कितना है 5 लीटर लिया है मैंने मेल के लिए, फीमेल के लिए 4 लीटर लिया है। इसका मतलब बच्चे आप अगर इस ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज है कि सर 5 करे या 4 करे। तो मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी 5 और 4 आया है तो इसका मतलब बच्चे 5 लीटर होगा यहाँ पे आंसर मेल के लिए। तो फीमेल के लिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा 4 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन आर अटैच्ड ऑन 1 आरबीसी। एक लाल रक्त कोशिका पर कितने हीमोग्लोबिन जुड़े होते हैं। तो बच्चे देखिए एक बात समझ लीजिए, हमेशा ये होता क्या है, तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ आरबीसी की, तो आरबीसी क्या होती है आप सबको पता है। आरबीसी एक आपको ओवल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कह देते हैं बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर। ठीक है, शेप जो होती है। अगर मैं बात करूं इसके ऊपर जो बच्चे जुड़ा रहता है, इस तरीके से आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे, और जो ये पॉइंट्स होते हैं बच्चे, ये पॉइंट्स आपका कहलाता है हीमोग्लोबिन, जिसको सिंबल करते हैं एचबी से। और इस हीमोग्लोबिन पे भी आपको बच्चे इस तरीके से 4 डॉट दिखाई देंगे दोस्त, और ये जो डॉट होते हैं इसको कहते हैं क्या, ऑक्सीजन। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये आरबीसी है, आरबीसी जो है इस पे कितने हीमोग्लोबिन जुड़े रहते हैं, तो आप कहीं भी देखोगे इसका डाटा आपको अलग अलग मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक आरबीसी पर 270 मिलियन होते हैं। अगर ये नहीं आता है तो आप एक्सेप्शन केस करके आओगे बच्चे, और वो एक्सेप्शन केस जो होता है वो आपका कौन सा होता है, 280 मिलियन अप्रोक्सीमेटली। लेकिन आप इसको अगर कहीं पे भी देखोगे तो 220 से 270 आएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वहाँ पे 270। लेकिन अब ऑप्शन देख लेते हैं हम ढंग से, जल्दबाजी नहीं करनी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि सर ने 270 बताया था, 280 बाद में बताया था, तो हम क्या करते हैं ऑप्शन बिना देखे ही, ए ऑप्शन देखा 270, बी देखा 280, और उसके बाद उन्होंने ऑप्शन ही नहीं देखा और वो टिक कर दिया किस पे, ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब ऑप्शन ए इन्होंने सही कर दिया। लेकिन अब ये बड़े खुश है, घर भी आ जाते हैं। अब घर आने के बाद कहते हैं भाई मैंने तो ना क्वेश्चन को छोड़ा ही नहीं है, मेरा तो बिल्कुल सही है। लेकिन फिर आता है क्या, फाइनल रिजल्ट, और पता चलता है कि वो एक क्वेश्चन की वजह से ही सिलेक्शन से चूक गया। अब गलती एग्जामिनर की नहीं थी, गलती उसकी खुद की थी, क्योंकि उसने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ही नहीं। हमेशा क्वेश्चन को जब तक आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपको चारों ऑप्शनों को बारीकी से पढ़ना है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है 260, तो 260 तो हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर टी क्या है, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। तो इसका मतलब जो मैंने बताया 270 भी है और कितना है 280 भी होता है। तो इसका मतलब बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। और याद रखिए आपके अगर पूछा जाए एक हीमोग्लोबिन पर कितने ऑक्सीजन होते हैं, तो बच्चे इसका आंसर होगा 4 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब 4 अणु, 4 अणु। और एक आरबीसी पर पूछ ले तो आप सबको पता है 270 मिलियन इंटू क्या कर देना, 4 कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त निम्नलिखित में से कौन रक्त परिसंचरण में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स हमेशा किसके लिए यूज होता है, आरबीसी के लिए। आरबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम है, जैविक नाम वो क्या है, आरबीसी का। आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम इज द एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स किसका होता है बच्चे, ब्लड प्लेटलेट्स होती है। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है थ्रम्बोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट बच्चे ये दोनों की दोनों एक टाइप होती है इसकी बच्चे, डब्ल्यूबीसी की। ये हम बारीक एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे हमारा आगे चलता रहेगा टॉपिक आपकी सारी चीज़ें आती रहे। ठीक है, मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है और लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। तो डब्ल्यूबीसी का काम तो है नहीं, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, रोगों से लगना, क्योंकि ये तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। और कौन करती है, लिम्फोसाइट करती है। ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे वो एरिथ्रोसाइट, क्योंकि मैंने इससे पहले ही बताया था कि आरबीसी पर हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन क्या आती है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की सहायता से ही शरीर में रक्त का फ्लो होता है, और रक्त के सहायता से ही शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो होता है। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
पीएच वॉज गिवन बाई, पीएच को किसके द्वारा दिया गया। तो देखिए सब क्या होता है, किताब आप कोई भी देखोगे तो सब बच्चा ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोरेनसन देखते हैं। अब सोरेनसन देखो ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर सी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में। अब बच्चे कंफ्यूज है कि करे तो करे क्या, एग्जामिनर तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने अपना दिमाग लगाया है। लेकिन आप अपना दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल सही करके आओगे। आपको सबसे पहले जो ये पहले वर्ड दिए हुए हैं इनका बच्चे फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तभी आप इनके आंसर्स क्या करोगे, कर पाओगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पीएच को किसके द्वारा दिया गया और कब दिया गया। ये केमिस्ट्री का भी है और ये बायो में पूछा जाता है। तो याद रखिए जो पीएच को बच्चे दिया गया था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था सोरन पीटर लॉरिट्स सोरेनसन। तो सोरेनसन तो सब में ही है, तो उसको ना लिखूं मैं तब भी कोई सुनिए। अब इसका देखो पहला पहला अक्षर एस, यहाँ पे पी, यहाँ पे एल। अब देखिए एस पी एल किसी ऑप्शन में है, ए में एस पी एस है, बी एस पी एल है ना, तो इसका मतलब हमें मिल गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और इसको जो दिया गया था वो बच्चे कितने में दिया गया था, 1919 में बच्चे इसको दिया गया था और कार्लसबर्ग लेबोरेटरी के अंदर इसको दिया गया था। और पीएच से बच्चे हम पता लगाते हैं किसी भी सॉल्यूशन का कि वो एसिडिक है या बेसिक है। और पीएच की जो जांच की जाती है वो लिटमस पेपर से। और बच्चे जो लिटमस पेपर होता है, ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लिटमस पेपर जो होता है वो किसका बना होता है। तो याद रखिए लिटमस पेपर बच्चे बना जो होता है, मैन्युफैक्चर जो होता है वो होता है लाइकेन का। और लाइकेन क्या होता है, लाइकेन जो होता है आपका बच्चे ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं एक संशोधित रूप होता है किसका, एल्गी और फंगी का। इसका मतलब बच्चे शैवाल और कवक का जो, इसको दूसरी अगर हिंदी भाषा में दूसरा काई भी बोल देते हैं, लेकिन आपका एग्जाम में शैवाल आता है। और फंगी को कवक भी बोल देते हैं और कवक के साथ साथ फफूंदी भी बोल देते हैं, लेकिन एग्जामिनर कवक देता है। तो इन दोनों के मिलकर के क्या बनता है, लाइकेन। और लाइकेन से क्या बनता है, लिटमस पेपर। और लाइकेन का एक काम और होता है बच्चे, लाइकेन के द्वारा आप चेक कर सकते हो किसको, एयर पॉल्यूशन को। जो वायु प्रदूषण होता है उसकी जो जांच होती है वो भी किसके द्वारा हो सकती है, लाइकेन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो एयर पॉल्यूशन होता है वो किसके द्वारा जांच कर सकते हैं, लाइकेन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ पीएच। ठीक है, पीएच का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, पीएच का जो पूरा नाम था पहले जो था वो पावर ऑफ हाइड्रोजन था और अभी क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देखिए ए भी है और सी भी है, लेकिन आप, मैंने पहले बताया जब तक आप ऑप्शन कंप्लीट नहीं पढ़ोगे आपका क्वेश्चन आपसे गलत ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अगर हम देखते हैं तो इसमें है बोथ ए एंड सी, ए और सी दोनों। तो ए की भी फुल फॉर्म सही है बिल्कुल और सी की भी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। लेकिन आप कंफ्यूज है सर सी के बी क्या है, तो याद रखिए बच्चे जो बी होता है ये पीएच का दूसरा नाम होता है, कोल्ड एज कहते हैं इसे। अगर कहीं पे भी पोटेंज लिखा जा रहा है तो समझ लेना वहाँ पीएच की वैल्यू का मान, पीएच की वैल्यू ही पूछ रहा है वो। देखो दो शब्द कहीं भी आ जाए और लिखे हुए पीएच के अलावा, पोटेंज और लॉगरिथमिक स्केल, लघुआत्मक स्तर या पोटेंज आ जाए तो समझ लेना वो किसकी बात कर रहा है, पीएच की कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पीएच ऑफ ब्लड इज मोर इन। अब देखो पीएच ऑफ ब्लड, इसका मतलब पीएच का मान किस में ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए आर्टरी, धमनियाँ क्या होती है बच्चे, जिसके अंदर प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है बॉडी में, जो आपकी थोड़ी सी मोटी सी होती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बेन्स, सिराओं में। सिराएं क्या होती है, जो आप देखते होंगे जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड है, जो थोड़ी नीली नीली होती है। और जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो इंजेक्शंस लगाते हैं किसी भी बीमारी में वो बेन्स में लगाते हैं, क्योंकि बेटा जो बीमारी होती है वो इम्प्योर ब्लड में होती है ना कि प्योर। और जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी जांच होती है किसके अंदर, आर्टरीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, ए और बी दोनों, दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि उसने तो क्या बोला है, ज्यादा किस में होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तो यही कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, नन ऑफ दीज,
अब देखना पड़ेगा कि इनमें से कोई भी नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो मोर पूछ रहा है तो दोनों में ही होगा, किसी ना किसी में, या तो वेन में होगा या किस में होगा, आर्टरी में। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो आर्टरी, और इसका वेन्स नहीं हो, क्योंकि बच्चे जो आपका आर्टरीज है उसमें प्योर ब्लड होगा, तो जो पीएच होगा वो ज़्यादा आपका किस में होगा, आर्टरी धमनियों में होगा, सिराओं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड ऑफ द ह्यूमन, द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज, मानव रक्त का पीएच मान क्या है। ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन ब्लड पूछा है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ऑफ दी। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है क्वेश्चन बनाते। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की 7, ऑप्शन नंबर बी 7.4, ऑप्शन नंबर सी 7.2, ऑप्शन नंबर डी 6.8। अब सबको पता है कि भैया कहीं भी अगर ब्लड का पीएच है तो सभी बच्चे इसको रट के बैठे होते हैं 7.4, लेकिन याद रख लेना ये 7.4 क्या होता है, एवरेज। अगर इसका आप प्रॉपर जाओगे तो इसकी दो वैल्यू होती है 7.35 से लेकर के 7.45। इसी वजह से जो ब्लड होता है ये स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है, क्योंकि 7 से ऊपर बेस होता है और 7 से नीचे क्या होता है, पीएच में आपका एसिडिक होता है। ठीक है, तो याद रखिए अगर आपका सिंगल वैल्यू है तो 7.4 इज द करेक्ट आंसर, और अगर डबल में है तो 7.35 से 7.45। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सभी पढ़िए क्वेश्चन को। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ ब्लड ऑफ ए नॉर्मल पर्सन, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। अब देखिए ये डबल में है। ठीक है, तो डबल में ऑप्शन है, तो मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि ऑप्शन नंबर एक 4.5 से 4.6, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। सेकंड देखते हैं 6.45 से 6.55, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं 7.35 से 7.45, इसका मतलब अगर हम इनका एवरेज देखते हैं दोनों को करके, तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए बच्चे तो ये आएगा 14.80। अब आपको पता है दो वैल्यू, तो इसको डिवाइड कितने से कर दो, 2 से, तो आपका एवरेज जो होता है ब्लड वो कितना होता है बच्चे, एवरेज होता है कितना 7.4। तो यहाँ से भी अगर इसको आप काटोगे, 2 से 14 7 बार गया, और 2 से 8 4 बार गया। ठीक है, तो जिसको हम जीरो ना लगा के 7.4 बोल देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगर आप इन दोनों का देखोगे तो वैसे ही 7 तक नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो 7 से बहुत नीचे है। 6 का भी देखोगे तो ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वैल्यू जो भी आपकी दो दी होती है वो जो अगला नंबर है उसमें लगभग होती है, बस थोड़ा बहुत जो पॉइंट वाला है वो ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अब जैसे 8.25 8.35 ये होगा ही नहीं, क्योंकि एवरेज क्या होता है बेटा 7.4, इसका मतलब ऑप्शन जो 7 वाला वही होगा। कई बार क्या होता है कि 7 का एक और ऑप्शन दे देगा आपको, जिसमें क्या होगा 7 ही होगा। ठीक है, एक और ऑप्शन देगा 7 का ही। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ 6, यहाँ के 8 की जगह 7 दे देता, तो आप क्या करते, आपका सीधा तरीका है कि आपको पता है औसत 7.4 होता है, तो आप दोनों की दोनों वैल्यू को जोड़ते और डिवाइड कितने से कर दोगे, 2 से, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट फंक्शन डज ब्लड परफॉर्म इन द बॉडी, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। सबसे नंबर ऑप्शन नंबर 1, टेक्स ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स, ऑक्सीजन को सभी भागों तक पहुंचाता है। बी मेंटेन्स लिक्विडिटी, तरलता बनाए रखता है। सी हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है, पाचन में सहायता करता है। तो सबसे पहले तो आपका पाचन में ये वाला ही गलत हो गया, क्योंकि पाचन में कौन हेल्प करते हैं, एंजाइम्स। हेल्प्स इन इरेक्शन, संदर्भ में सहायता करता है, ये भी बिल्कुल। इरेक्शन का मतलब होता है बेटा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है मेल का, उसको क्या कर देना, इरेक्ट करना। तो इसका मतलब मैंने इससे पहले बताया कि जो ब्लड होता है उसके द्वारा किसका ट्रांसपोर्टर, ऑक्सीजन का। तो ये मेंटेन लिक्विडिटी वाला भी हटा दो, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच परसेंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन हेल्थी ह्यूमन बॉडी, टोटल बॉडी वेट का। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य शरीर में रक्त का कितना प्रतिशत कुल शरीर भार का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 9। अब मुझे बताइए, मैंने अभी कराया था थोड़ी देर पहले ये कंसेप्ट, तो इसका देखो अब यहाँ पे 7 भी है 8 भी है, लेकिन मैंने बताया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, 7 को, सेकंड किसको दोगे, 8 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाउ मैनी परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट्स इन द ब्लड,
रक्त में हीमोग्लोबिन कितने प्रतिशत होता है? थोड़ी देर पहले अभी पढ़ाया था मैंने, ठीक है, प्रॉपर कंसेप्ट पढ़ाया था। तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए 18%, बी 20%, सी 25%, डी 27%। अब देखिए, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने जो बताया था 27, 27 से 31% और एवरेज 29%। तो इसमें देखो कोई वैल्यू तीनों में से है, तीनों में से कौन सी है? एक 27, 27, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17, हाउ मैनी अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड? रक्त में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन नंबर ए 500, ऑप्शन नंबर बी 600, ऑप्शन नंबर डी उसी 700, ऑप्शन नंबर डी 800। लेकिन अब देखो, जो मैंने बताया था उसमें तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, 500 भी, 600 भी, 700 भी। चलो 800 है, इसको तो पहले ही हटा लो। 800 को क्या कर लो, पहले से ही कट कर लो, क्योंकि ये तो हम मैंने जो बताया था उसमें डाटा में नहीं था, ठीक है, कंसेप्ट में। अब बात आती है 500, 600, 700 में से कौन सा होगा। लेकिन मैंने पहले बताया हुआ है कि हमेशा जो आंसर लगाओगे आप, अगर कोई वैल्यू आ जाए तो एवरेज वाली, औसत वाली। तो औसत क्या होता है? मैंने बताया था 500 और 700 दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 1200। 2 से भाग करो कितना होगा? 600। इसका मतलब बच्चे 500 और 700 तो होंगे ही नहीं, तो एवरेज इसका क्या होगा? 600। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए अब आप देख रहे होंगे बहुत जल्दी हो जा रहा है, क्योंकि कंसेप्ट आपने पढ़ा दिया था मैंने। हाउ मैनी अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द अडल्ट मीन ऑफ 100 ml ब्लड? 100 मिलीलीटर रक्त में वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है? बच्चे क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि ब्लड की मात्रा कितनी है, टोटल ब्लड तो नहीं है, या कितना दिया हो। 100 ml तो आपको मैंने बताया था कितना होता है बच्चे, डबल में वैल्यू है तो डबल में ही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 10 से 12, ऑप्शन नंबर बी 12 से 14, ऑप्शन नंबर सी 14 से 16, ऑप्शन नंबर डी 16 से 18। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 12 से 14 किस में होती है? 12 से 14 बच्चे ये जो होती है, ये होती है किसके अंदर? फीमेल। लेकिन हमें पूछा क्या है? मेल। तो मेल में कितनी होती है? 14 से 16 ग्राम। अभी आपका ये शुरुआत ही चल रहा है, अभी देखते रहिए, इसमें लगभग आपके 200 क्वेश्चन होंगे टॉपिक में, ठीक है। हाउ क्वेश्चन 19 पढ़ते हैं। हाउ मैनी अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द अडल्ट फीमेल ऑफ 100 ml ब्लड? ठीक है, 100 मिलीलीटर रक्त में वयस्क महिला में हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा होती है? ये तो अब आप बिना किसी डाउट्स के कर दोगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इससे पहले अभी कराया था ये तो 12 से 14 ग्राम, बस आपको इतना देखना है। विच एलिमेंट प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी सोडियम। अब देखिए, आप यहां से हीमोग्लोबिन को पहले तोड़ लीजिए। हीमो मतलब क्या था? ब्लड, और ब्लड का मतलब मैंने क्या बताया था? हीमो का मतलब हमेशा क्या होगा यहाँ पे? आयरन ही। और ग्लोबिन बच्चे क्या होती है? एक प्रोटीन। और ग्लोबिन ही होती है जो रक्त को क्या बनाती है? चिपचिपा भी बनाती है, ठीक है। याद रख लेना, अगर रक्त चिपचिपा पूछा जाए कि बताइए वह कौन सी प्रोटीन है जो रक्त को चिपचिपा बनाती है, वो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ठीक है। और जब ग्लोबिन प्रोटीन हीमोग्लोबिन में होती है, इसी वजह से हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार की क्या होती है? प्रोटीन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। तो अब देखो, आयरन जब इसमें पाए जा रहा है तो आपका इसका मतलब क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बेटा देखो, पोटेशियम जो होता है ना, ये कंट्रोल करता है हार्ट बीट को। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ, हृदय की धड़कन जो होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है? पोटेशियम। और जो सोडियम होता है, ये बच्चे याद रख लेना, ये कंट्रोल जो करता है, नियंत्रण जो करता है, ये करता है ब्लड प्रेशर को। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि जब भी बीपी लो होता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन, उसमें क्या करते हैं? नमक का पानी पिलाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम की मात्रा थोड़ी बढ़े और वो सही हो पाए, जिसको हम कहते हैं रक्तदाब या रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये आपका मैंने कुछ डायग्राम से लगाए थे कि जो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये आरबीसी है, इस पे आपकी ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो इनको आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर अटैच्ड ऑन वन हीमोग्लोबिन? तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, एक हीमोग्लोबिन है, इससे कितने? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ से तो सीधा ऑप्शन देखिए, ए 2 है,
बी ऑप्शन 4 है, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन क्या है 8। तो इसका मतलब आपका क्या आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। द विस्कस नेचर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, मानव रक्त की श्यान प्रकृति किसके द्वारा कारण होती है। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था, ठीक है, प्रोटीन के कारण। तो प्रोटीन इन द ब्लड, तो इसका करेक्ट आंसर ही क्या है ए। प्लेटलेट्स जो होती है प्लाज्मा में, ठीक है, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इन ब्लड, ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, तो अगर मैं इस पे बात करता हूं बच्चे, तो अब मुझे कोई बताएगा क्या हो सकता है इसका। प्रोटीन इन द ब्लड, विस्कस बोल रहा है, श्यान प्रकृति। ठीक है, तो प्रोटीन भी है इसमें। ठीक है, ब्लड के अंदर आपको पता है प्रोटीन भी होती है, ठीक है, प्लेटलेट्स भी होती है, और क्या होती है आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखिए हमेशा से क्वेश्चनों को बारीकी से करना है। इन द हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी ऑफ, हीमोग्लोबिन में किसकी उच्च बंधुता होती है। ठीक है, तो याद रख लेना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। ये तो सीधा आंसर लगाना है आपको कि बंधुता पूछ रहा है, इसका मतलब जुड़ाव पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा जुड़ाव किसका होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्योंकि यही क्या होती है, बहुत डेंजरस गैस होती है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं। तो जब मैंने शुरुआत की थी वीडियो की तभी बताया था दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका लिक्विड, एक क्या होता है सॉलिड। तो सॉलिड वाले में क्या बताया मैंने, सेल्स एंड कॉर्पस्कल्स, और सेल्स और कॉर्पस्कल्स कितनी होती है ब्लड में, 3। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसका मतलब आपका जो लिक्विड पार्ट मैंने बताया क्या, प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड एज, रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन इस प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर ए बाइकार्बोनेट आयंस, ऑप्शन नंबर बी डिजोल्व इन प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो बाउंड टू हीमोग्लोबिन, बाइकार्बन, अब ये पूछ रहा है ना कि कैसे जुड़ता नहीं है, ये पूछ रहा है कि परिवहन इस प्रकार होता है अधिकांश। तो बेटा ज्यादातर जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है ह्यूमन मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान होता है। अब ये देखो ऑप्शन देखना है किसमें है, ऑप्शन किसमें, फ़ारेनहाइट में। अब सबसे पहले ये समझना कि जो मनुष्य है उसका बॉडी टेम्परेचर होता है क्या है। तो याद रख लिया मनुष्य जो होता है इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बच्चे होता है कितना, एक एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम बात करें एग्जैक्ट पे, ये तो हमने क्या किया है एक पॉइंट हटाने के लिए लिख देते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसका एग्जैक्ट तो होता है औसत 36.89 डिग्री सेल्सियस। अब देखो बच्चे ये किस में है, डिग्री सेल्सियस में, और हमें पूछा गया आंसर किस में है, फ़ारेनहाइट में। एफ का मतलब क्या होता है, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट होता है। अब इसका क्या होता है, इसको समझने से पहले सबसे पहले याद रखिए दो चीजें, कभी भी आप वैल्यू बदलते हो, अगर डिग्री सेल्सियस से अगर आप बदल रहे हो किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो बच्चे इसके लिए एक फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट निकालने का, आपका होता है 9 × डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 + 30। अब आप सभी को पता है कि अगर हम पॉइंट वाला लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, नॉर्मल लेंगे तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप केवल यहाँ पे जो भी आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पता होती है वो आप क्या कीजिए इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। ठीक है, और सबसे पहले आपको पता है कि मैथ्स में बोर्ड मास आप सभी ने पढ़ा ही होगा, पहले क्या होता है डिवाइड, फिर क्या होता है मल्टीप्लाई, फिर क्या होता है ऐड, और फिर क्या होता है माइनस। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला जो था वो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलाने का था। अगर डिग्री सेल्सियस से आपको बदलना है बच्चे किसमें, केल्विन में, तो इसके लिए क्या होता है, केल्विन के लिए डिग्री सेल्सियस प्लस
273। तो वो तीनों वैल्यू में ज़्यादातर पूछता है एग्जामिनर, या तो आपसे पूछ लेगा किस में, फ़ारेनहाइट में, या पूछ लेगा केल्विन में, या सीधा सीधा पूछ लेगा डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है 96.4, 97.4, 98.4, 99.4। अब बच्चा क्या होता है, मैंने देखो यहाँ पे एक इसलिए डायग्राम दिखाया है कि जो आप देखते हो वो सब बच्चे ज़्यादातर पढ़ के रखते हैं 98.6, लेकिन अब इसको समझना होता है कि ऑप्शन में तो यह ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, 98.4 है। तो याद रखिए बच्चे हमेशा, अगर आप यहाँ उस वाले फॉर्मूले में जो मैंने बताया था उसमें अगर आप 37 रखते हो तो आंसर आएगा 98.6, और अगर आप ये पॉइंट वाली वैल्यू रखते हो तो आपका जो आंसर आएगा बच्चे, रखने के बाद आप करके देख लेना कैलकुलेशन, वो क्या आएगा 98.4, क्योंकि थोड़ा बहुत ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आपका थोड़ा बहुत ही क्या हुआ डाउन, तो वो आपका आंसर हो जो होगा 98.6 से क्या होगा, कम होगा, ना कि ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडीज, मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान होता है। अब ये किस में पूछा है, केल्विन भी पूछ लिया और डिग्री सेल्सियस भी पूछ लिया। अब केल्विन अगर आप निकालोगे तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, तो आपको पता है कि सामान्य व्यक्ति का कितना होता है 37, 273 से अगर आप जोड़ोगे तो वो कितना होता है 310, तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 98 तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 37, दिस इज द करेक्ट आंसर। आपका ये भी नन ऑफ दीज होगा ही नहीं, क्योंकि आपका आंसर क्या है, ऑलरेडी आ चुका है। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम भी दिखाया हुआ है कि अगर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है 37 होता है, जो बच्चा होता है उसका 38 होता है, और अगर आपको फीवर है तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य शरीर में रक्त का तापमान कितना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 100.4, ऑप्शन नंबर बी 98.4, ऑप्शन नंबर सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सारी वैल्यू किस में, फ़ारेनहाइट में। ऑप्शन नंबर डी 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो यहाँ पे हमने जो दिखाया है, ये मैंने, ये बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल का 37 और फीवर है तो 38 से ऊपर होगा, 40 तक जाएगा, जबकि एक बच्चे का क्या होता है तापमान नॉर्मली 38 होता है, ठीक है। अब हमारा जो ब्लड यहाँ पे, अब बॉडी का नहीं पूछा है, यहीं पे बच्चा बहुत सारी गलतियां करता है, क्योंकि अब यहाँ पे पूछ लिया मनुष्य शरीर में रक्त पूछा है, रक्त, इसका मतलब बच्चे ब्लड पूछा है। तो हमें यहाँ पे, अब बच्चा सोचेगा यार 98.4 भी है 98.6 भी है, लेकिन वो जो किताब में पढ़ा होगा दोनों में से वो करेगा, लेकिन कब करेगा, जल्दबाजी में। आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आपको बहुत आराम से क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है, करना है। अब देखो सबसे पहले समझना हमेशा कि जो ब्लड टेम्परेचर होता है, ये आपका ह्यूमन का वो होता है एबोव 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा। और शरीर का तापमान बच्चे यहाँ पे नॉर्मल क्या है 37, और 37 से एक अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 37 में अगर एक जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था उसमें अगर आप 38 डिग्री सेल्सियस रखोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगी, ठीक है। समझ आए सभी को। अब एक बात और यहाँ याद रख लेना, जो ब्लड टेम्परेचर होता है वो बच्चे हमेशा क्या रहता है, रिमेन सेम, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, ये कभी भी क्या नहीं होता, बदलता नहीं है। बॉडी टेम्परेचर बदलता रहता है, लेकिन रक्त का तापमान हमेशा क्या रहता है, एक जैसा ही रहता है, चाहे आप कहीं पे भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेटल प्रेजेंट इन ब्लड इज, रक्त में उपस्थित धातु है, ठीक है। अभी को थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, ठीक है। ऑप्शन देखिए, कहीं आयरन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी जिंक, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी इज आयरन। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आयरन ही, ठीक है, क्योंकि रक्त जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है, एक आयरन ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, जो कि बिल्कुल क्या है, सही। 30 पे चलते हैं, ठीक है। तो आज हम ना ये जो पढ़ रहे हैं ना क्वेश्चंस, ये हम एक बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था हम कैसे पढ़ेंगे, और जब तक हमारा कोई भी जो मैंने बताया था वो खत्म नहीं होता तब तक हमारे क्वेश्चन चलते रहेंगे,
ठीक है, हमें ये नहीं देखना कितना टाइम हुआ है, क्या हुआ है, हमें एक एक टॉप टाइप पढ़ते हुए चलना है हर वीडियो में। ठीक है, डेली आपका एक टाइप पढ़ाया जाएगा, जैसे एक टॉपिक खत्म होगा नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है। अब देखो, रक्त रक्त द्वारा ऑक्सीजन, इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो किसके द्वारा फिर ट्रांसपोर्ट हो रही है, रक्त के द्वारा। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो जुड़ी हुई किस पे रहती है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किस पे जुड़ी रहती है, आरबीसी, और आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, एरिथ्रो। जहां भी आ जाए वो इसका मतलब आरबीसी। तो आप देखिए आपके ऑप्शन में कहाँ एरिथ्रो है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में ही आप देखोगे तो क्या आएगा, एरिथ्रो। और साइट्स किसके लिए यूज हुआ है, सेल के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, अगर हम बी बात करते हैं, थ्रम्बो कहीं भी आ जाता है, मैंने बताया था प्लेटलेट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, लिम्फो आया तो इसका मतलब ये एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, इसका मतलब डब्ल्यूबीसी जो होती है वो ल्यूको कहीं आ जाए तो ये किसको शो करता है हमेशा, ये करता है डब्ल्यूबीसी को। और थ्रम्बो किसको, प्लेटलेट्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखिए आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो आरबीसी भी दे सकता था लिख के, यहाँ पे सिंपली बायोलॉजिकल नेम नहीं देता। ठीक है, जैविक नाम नहीं देता, आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ऐसे लिख के दे देता, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन को वो कुछ भी करें, आपको एक डीपली नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और कितने जुड़े होते हैं, एक हीमोग्लोबिन पर 4, तो एक आरबीसी पर 270 मिलियन इंटू 4। और याद रखिए हीमोग्लोबिन, अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो रक्त का लाल रंग होता है, अगर पूछा जाए ऑप्शन देखना, ऑप्शन बारीकी से देखना, ऑप्शन में क्या है, या तो ऑप्शन में आरबीसी मिलेगा या हीमोग्लोबिन मिलेगा। अगर एलिमेंट पूछे तो हमेशा आंसर आयरन होगा, और नॉर्मल पूछे तो हीमोग्लोबिन या आरबीसी, और मेनली होता है हीमोग्लोबिन के कारण। द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, देखो आ गया वही क्वेश्चन अभी जिसपे मैं डिस्कस कर रहा था। ठीक है, अब आप देखिए मैंने बताया था या तो आरबीसी हो या क्या हो, हीमोग्लोबिन। अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए, मायोग्लोबिन। मायो का मतलब क्या होता है, कहीं भी अगर मायो शब्द आ जाता है तो मायो का मतलब होता है हमेशा से क्या, मसल, मसल का मतलब मांसपेशियां। और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन, तो अब इसका मतलब हीमो का मतलब ब्लड ही होता है, तो इसका मतलब बच्चे इसके कारण, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। लेकिन अभी हमें छोड़ना नहीं है, और देख लेते हैं सी, इम्यूनोग्लोबिन। अब बच्चे इम्यूनो शब्द किसके लिए यूज होता है, इम्यूनो शब्द यूज होता है हमेशा किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, इसका मतलब एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी के लिए। ठीक है, और इम्यूनोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म अगर बात की जाए तो ये होती है आईजी। और बच्चे याद रख लेना, इम्यूनोग्लोबिन जो होती है इसको आप एक शॉर्ट मेथड से पढ़ सकते हो, जिसे नॉर्मली आप लिख सकते हो गेम्ड। और ये आपका जो लिखा है ये सभी शब्द जो कैपिटल है वो आईजी के बाद लगते चलेंगे, और ये सारे सारे क्या हो जाते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, तो अब ऑप्शन नंबर डी, हेप्टो शब्द आ रहा है, हेप्टो का मतलब क्या होता है, लीवर से, तो इसका मतलब इसका तो कहीं भी क्या नहीं है, लिंक ही नहीं है ब्लड से, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बारीकी से चीजों को सीखते हुए चलो, शब्दों को तोड़ते हुए चलो, और आपको अपने आप आंसर आ जाएंगे। जैसे ये तो वैसे ही नहीं होना था, ग्लोब्यूलिन आ गया था, जबकि आपका ग्लोबिन होता है, लेकिन हमारे पास 3 ऑप्शन थे, तीनों को हमें बारीकी से देखना था। मायो मतलब मसल्स होता है, हेप्टो कहीं भी आ जाए लीवर के लिए यूज होता है, तो इसका मतलब बच्चा क्या, हीमो। और हीमो शब्द किसके लिए होता है, ब्लड के लिए। 33 क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कॉन्टेन्स द मेटल, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, मैंने सब इसका पहले बता चुका हूं, तो इसमें तो ऑप्शन देखिए कहीं आयरन है, ऑप्शन नंबर सी इज द आयरन। द ब्लड प्योरिफिकेशन टेक्स प्लेस इन, रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है। देखो जो पढ़ा रहा हूं ना वही आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन हार्ट, हृदय, इसका मतलब बच्चे हृदय तो होगा ही नहीं, क्योंकि हृदय का काम क्या होता है, हृदय का काम होता है पंप करने का। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए कट कर दिया जाए। बी देखते हैं, किडनी। अब बच्चे किडनी जो होती है इसमें मैंने बताया था कि जो किडनी ब्रथ होती है या गुर्दा जिसे कहते हैं, ये बेटा फिल्टर में काम आती है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, लंग्स,
लंग्स को क्या कहते हैं, फेफड़े। और हमें पता है कि प्योरिफिकेशन कहाँ होता है, लंग्स, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ होती है, लंग्स के अंदर एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसको कहते हैं एल्वियोली, है ना। क्या कहते हैं, एल्वियोली। लंग्स में क्या होती है, गुब्बारे जैसी संरचना, जिसको क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। इसी के अंदर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का। ऑक्सीजन जो आरबीसी है उस पर जुड़ जाती है और CO2 वहाँ छूट जाती है, जिसको हम एक्सेल करके इस बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। डी अब देख लो, ऑप्शन सारे देख लिया करो। ऑल ऑफ दीज है तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो आंसर मिल चुका है हमारा, तो इसलिए इसको भी काट दीजिए। देखो, कभी भी याद रखना, हमेशा क्वेश्चंस में ना, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, चारों ऑप्शनों को आराम से देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी। आप जल्दबाजी करोगे तो एग्जामिनर याद रख लेना, आपको वहीं पे क्वेश्चन सही आपको आते हुए भी आप गलत करके आओगे, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी काम होता है किसका, शैतान का, ना कि एक इंसान का, ठीक है। 35 क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड इन द बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर में रक्त को छानने में, छानना मतलब निस्पंदन करने के लिए जिम्मेदार है। तो आपको पता है, दो ही चीजें मैंने बताई थी, प्योरिफिकेशन वाला इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था, वो किस में होता है, लंग्स में, और फिल्टर किस में होता है, किडनी। तो आप देखिए, सबसे पहले हार्ट तो होगा ही नहीं, हार्ट का काम पंपिंग करना होता है, बस ब्लड को क्या करना होता है, पंप करना होता है। लंग्स हमने अभी पढ़ा था, इसका काम प्योरिफिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, किडनी, बिल्कुल सही है, ठीक है। और किडनी के अंदर भी बच्चे याद रख लेना कौन, इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बच्चे, कौन, नेफ्रॉन, ठीक है। जैसे ब्रेन की क्या होती है, नर्वस सिस्टम है, ब्रेन की न्यूरॉन, ऐसी किडनी क्या होती है, नेफ्रॉन। तो लीवर जो है, लीवर तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 36 विच एसिड इज प्रेजेंट इन द ब्लड बैंक्स टू प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लॉट, रक्त को जमने से रोकने के लिए रक्त बैंकों में कौन सा अमल मौजूद होता है, ठीक है। अब बच्चे याद रखिए, कभी भी ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि आप बड़ी बारीकी से देखना होगा। सल्फ्यूरिक, ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक, ऑप्शन नंबर सी सिट्रेट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब सबसे पहले याद रख लेना कि अगर कभी भी ब्लड बैंक में ब्लड को क्लॉट होने से रोकना है तो बच्चे 3 केमिकल डाले जाते हैं। एक का नाम होता है सोडियम सिट्रेट, दूसरे का होता है सोडियम ऑक्सीलेट, और तीसरे का होता है पोटेशियम ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट मतलब क्या हो गया, आपका ऑक्जेलिक एसिड, इसका मतलब यहाँ पे है ही नहीं। और सिट्रेट मतलब क्या है, सिट्रिक एसिड, तो यहाँ सिट्रिक एसिड भी होता या सिट्रेट है ही, सीधा तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो याद रखिए, सिट्रेट का मतलब होता है सिट्रिक भी कह सकते हो, और ऑक्जीलेट मतलब होता है ऑक्जेलिक, जबकि वो दोनों है ही नहीं। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका दिया होता है ऑक्जेलिक भी, सिट्रिक भी, सिट्रेट भी, और ऑल ऑफ दिस, तो आप क्या कर सकते तो ऑल ऑफ दी, लेकिन यहाँ पे सिट्रेट है, तो ऐसे ज़्यादातर नहीं फंसाएगा एग्जामिनर, वो सिंपल ही देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मच टेम्परेचर ब्लड केप्ट इन द ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में रक्त को कितने तापमान पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो याद रखिए, ब्लड बैंक में ब्लड को जो बच्चे रखा जाता है, एक आपको मैं सिंपली बता देता हूँ इसका डाटा यहाँ पे, जिसके बाद आपको क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं होगी। रक्त बैंक में रक्त को रखने के लिए टेम्परेचर होता है 2 से 6 डिग्री सेल्सियस, और जिसको अगर हम बात करते हैं एवरेज, तो बच्चे वो कितना हो जाएगा, एवरेज औसत हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। और हमेशा जो करेक्ट आंसर होता है वो आपका कौन सा होता है, एवरेज। तो देखिए 4 है यहाँ पे, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एक बात याद रख लेना, अगर 4 नहीं होता तो 2 या 6 में से जो भी एक होता वही क्या होता है, करेक्ट होता। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, 4 को ही क्यों बोला, बच्चे याद रख लेना, जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसको हिंदी में कहते हैं पानी का उच्चतम घनत्व। और बच्चे, पानी का अगर उच्चतम घनत्व यहाँ पे है, तो जब भी डेंसिटी मैक्सिमम होगी वाटर की, तो याद रख लेना हमेशा से यहाँ पे वॉल्यूम क्या रहेगा, रिमेन सेम। इसका मतलब वॉल्यूम जो होगा, आयतन, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसी वजह से जो ब्लड बैंक है उसमें
4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, जिससे उसकी मात्रा कम या ज़्यादा ना हो। और ब्लड बैंक में देखो, जो 1 यूनिट की मात्रा होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, याद रख लेना। इंडिया में अगर आप रह रहे हो तो यहाँ पे अलग होगी, और अगर आप वर्ल्ड में रह रहे हो तो वहाँ पे अलग होगी। इंडिया में 250 और 300 ml के होते हैं 1 यूनिट, और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 250 से 525 तक, 250 से लेकर के 525 तक, ठीक है। तो याद रख लीजिए हमेशा से, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जबकि इसको हम केमिस्ट्री में बताएंगे कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर का कंसेप्ट क्या है। आप जो देखते हो ना घरों में, आप बहुत टाइम पहले क्या होता था घरों में, जो बोतलें फट जाती थी फ्रीज में, उसका कंसेप्ट यही होते थे। मैं नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए, खत्म होगी आज की, है ना। तो याद रखिए, जितने भी आज क्वेश्चंस कराए हैं, मुझे उम्मीद है आप सभी से आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से हम डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और बारीकी से किसी भी टॉपिक को डीपली टाइप वाइज पढ़ते हुए चलेंगे, और साइंस को इतना मजबूत बना देंगे कि आपका क्वेश्चन कहीं रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर कर देना, ठीक है, अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है, और चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करना कि और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, ठीक है। और मैंने बता दिया है कि आप नोट किसी भी अपडेट के लिए जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आप जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप जो ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, और वहाँ पे आपको जो भी अपडेट्स होगा, पीडीएफ होगा, या जो भी वीडियोज होंगे, वो सारे के सारे आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को मेरा नमस्कार।